अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 14 दैट इज़ ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सेट्स क्या होते हैं ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है, कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो, ग्रुप हो किसी चीज़ का, जिसको हम ऐसे लिख दें जैसे फर्स्ट थ्री अल्फ़ाबेट हैं ए बी एंड सी, ये भी एक तरह का क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है जी। तो सेट एक कलेक्शन होती है, ग्रुप होता है एलिमेंट्स का। अब हम देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन हमारे पास फॉर्म्स हैं। या तो हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, हमने पहले वाले 5 नेचुरल नंबर्स उसमें लिख रखे हैं। तो इस सेट को मैं अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगी तो इस तरीके से लिखूंगी कि इट इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यानी अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं, एक सेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रही हूँ वर्डिंग में, तो ये एक तरह की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। फिर दूसरी फॉर्म आती है टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सेट को जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। यानी कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे नेचुरल नंबर 5 थे ना, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है। और उसके बाद आती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम कुछ साइंस का यूज करते हैं। अच्छा, उन साइंस को पढ़ते कैसे हैं तो वो भी सीख लें, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में इस तरीके से ना कोई साइन आ गया और पूछा गया कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस टेबुलर फॉर्म को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो इस तरीके से लिखूंगी एक्स सच दैट एक्स। ये हर एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। उसके बाद आता है बिलोंग्स टू। ये जो साइन है ये शो कर रहा है बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर हम सेट की टाइप लिखेंगे कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वट एवर इट इज। कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे कि ये नेचुरल नंबर है एन। अगर होल नंबर होते तो डब्ल्यू लिखते थे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड उसके बाद एक्स लगाएंगे। थोड़े स्पेस पे एक्स लगाया। अब पहला नंबर कौन सा है, 1। यानी हम लिखेंगे कि एक्स जो है, यानी जो नंबर है ये 1 से बड़ा है और छोटा है किससे, 5 से। तो यहाँ पर ये एंड हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू की भी निशानी लगाएंगे, ये इस तरीके से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 पे खत्म हो रहा है। 1 एंड 5 खुद भी यूज हो रहे हैं सेट में, इस वजह से हमने इन दोनों को भी मेंशन कर दिया। सो दिस इज हाउ वी राइट सेट बिल्डर फॉर्म। ओके जी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द सेट पे। टाइप्स तो बहुत सारी हैं, कुछ मैंने इस पे लिखी हुई है, कुछ जो है वो हम प्रॉब्लम्स करके फिर उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली टाइप है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। अब एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है, जिसका कोई भी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट, उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि एक नेचुरल नंबर का सेट जिसमें नंबर 1 से कम हो। अब देखिए 1 से कम यानी कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 से कम आता है 0, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 तो होल नंबर में आता है, ठीक है। तो ये कोई सेट ही नहीं है, तो नल सेट यानी खाली सेट हो गया, ठीक है जी। फाइनाइट सेट कहते हैं जिसमें ना लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एलिमेंट यानी जो मेंबर होते हैं ना सेट के, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अगर किसी सेट में इतने एलिमेंट्स हैं कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो लिमिटेड है, तो हम उन्हें कहेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे ये देखें 10 to 50 इसकी रेंज लिमिट बनी हुई है ना, कि 10 से स्टार्ट हो रहा है 50 पे खत्म हो रहा है, ये फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये देख लें, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एम्प्टी सेट को हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट पर। तो इनफाइनाइट सेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी इतने एलिमेंट्स होते हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नंबर आ गया, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है, आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं, यानी ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये चल रहा है सेट, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट का मतलब ऐसा समझ लो, पार्ट ऑफ द सेट। ए जो है वो बी के सेट का पार्ट है, जैसे ये ए सेट है फॉर एग्जांपल, और ये बी सेट है। अब देखिए ए के जो मेंबर हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं, वो बी में भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी है और 7 भी है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, और सबसेट को मेंशन करने डिनोट करने के लिए ये साइन यूज हुआ है, ठीक है। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, और एज ए रिजल्ट बी को हम, बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट कहलाएगा ए का, और उसको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी जो ये जो साइन था इसको बस हमने उल्टा कर दिया, यूं लिख दिया,
ठीक है, कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का। समझ रहे हैं आप कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो बी इसका सुपर सेट कहलाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी। ये बात याद रखनी है कि ए और बी इक्वल ना हो, जैसे इम्प्रॉपर सबसेट में हो जाते हैं। खैर, इक्वल सेट में अगर आए तो इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इक्वल सेट का मतलब है कि जो ए सेट के मेंबर होंगे वही बी सेट के मेंबर होंगे। ये देख लें, 1 2 3 ये ए सेट के मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के भी यही मेंबर हैं, 3 2 1, यही सेम मेंबर्स आ गए ना, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट जो होगा उसमें तादाद एक जितनी होगी एलिमेंट्स की, जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, और बी के पास भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। यानी यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि टोटल इसके एलिमेंट्स कितने हैं, इसके एलिमेंट्स कितने हैं। अगर दोनों बराबर है दैट मीन्स ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, और इसको हम इस साइन के साथ डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टाइप्स हैं दैट इज प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब सेट ए है जो है वो बी का पार्ट तो हो, लेकिन ए और बी दोनों बराबर ना हो। सपोज के सेट ए जो है वो है ए एंड बी, और बी सेट जो है वो है ए बी एंड सी। ठीक है, अब सेट ए जो है वो बी का पार्ट जरूर है, लेकिन दोनों इक्वल सेट नहीं है, तो ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर सेट ए सेट बी का पार्ट तो हो, लेकिन बिल्कुल इक्वल इक्वल हो, ये देखें ए बी, ये सेट ए आ गया और ये आ गया सेट बी। अब देखो, ये सेट ए जो है वो बी का सबसेट तो है, लेकिन क्या हुआ, इक्वल भी हैं दोनों सेट। तो जब सेट दोनों इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट कहते हैं सेट ए के सारे सबसेट, ऑल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। जैसे कि लेट सपोज के ये एक सेट है, हमारे पास कोई सा भी सेट हो सकता है, XYZ या 1 2 3 ABC, कोई सा भी हमारे पास सेट है, तो हम उसके सारे सबसेट बना के एक साथ लिखेंगे, इकट्ठे लिखेंगे। अब सबसेट कैसे बनता है, जैसे पहले हम इसके ना इंडिविजुअल मेंबर का सेट बनाते हैं, X and Y Z, 3 सेट तो ये बन गए, ये तीनों सबसेट हैं ए के। अच्छा, दूसरा सबसेट कैसे बन सकता है, X and Y और X and Z। उसके बाद Y का Z के साथ भी सेट बन सकता है। ठीक है, टोटल कितने सेट बन सकते हैं, जितने एलिमेंट हो ना 2 की पावर पे लगा दो, 2n, ये फॉर्मूला होता है सबसेट का कि कितने सबसेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कर दो, यानी आंसर आया 8। टोटल 8 जो है वो सबसेट बन सकते हैं। हमने कितने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। अभी भी हमारे 2 सबसेट और बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है XYZ, ये भी एक जो है सबसेट हुआ। और एक सेट होता है खाली सेट, ये जो एम्प्टी सेट होता है ये भी एक तरह का सबसेट होता है। ठीक है, किसी भी सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। ओके जी, तो अब काउंट कर लें, टोटल 8 सबसेट हो गए। ये पहले पहले आपने एम्प्टी सेट बना लेना है। ठीक है, अब ये सारे सेट का जो सारे सबसेट का मैंने अगर एक सेट बना लिया तो उसे हम कहेंगे पावर सेट, उसको पी से हम डिनोट करेंगे। लास्ट में आ रहे हैं सिंगलेटन या यूनिट सेट। यूनिट सेट कहते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें है ही एक एलिमेंट, जैसे ए के पास 1 है, बी के पास 2 है, तो जब किसी सेट के पास हो ही एक एलिमेंट तो उसे हम सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट कहते हैं। और फिर आ रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन कंसीडरेशन। अब इसको समझने के लिए लेट सपोज हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, और ये रहा बी सेट जिसके पास है बी एंड सी। ठीक है, एक और सेट भी है हमारे पास जिसके एलिमेंट हैं डी एंड ई। अब जो यूनिवर्सल सेट होगा ना उसमें ये सारे मेंबर्स होंगे, इन तीनों सेट्स के जो है वो मेंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि U इज इक्वल्स टू ABCDE। ठीक है, तो U में इन तीनों सेट्स के मेंबर आ गए, तो U सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ 12 टाइप्स हैं। अब और भी टाइप्स हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ना सेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑपरेशंस जो हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कुछ सवालों में यूनियन यूज़ हो रहा होता है, इसको हम पढ़ते हैं यूनियन। इस साइन को इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है, इससे हम कहेंगे माइनस।
और ये होता है डिफरेंस, और फिर ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो हम इन चारों पांचों को ना मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी की प्रैक्टिस आप कर लेना क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। सबसे पहले आप देखें कि यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन होता है मिला के लिखना, ज्वाइन करके लिख लेना या ऐड करके लिख लेना, ठीक है। सेट ए का यूनियन करना है बी के साथ। तो आप देखें सेट ए में कौन से मेंबर आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहा है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, तो समझते जाएं, ठीक है। ए यूनियन बी में सबसे पहले ए आ रहा है, तो ए के मेंबर लिख लें 1 2 3, और फिर बी के मेंबर लिख लें। लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए बी के मेंबर, क्योंकि एक सेट में अगर एक मेंबर रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं रहता, ये बात याद रखें। अच्छा ठीक है, तो बी के अंदर पहले 2 आ रहा है, तो 2 को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। फिर 3 आ रहा है, 3 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 4 एंड 5 को लिखेंगे, 4 एंड 5। अब ये बना हमारा यूनियन, ए यूनियन बी का ये बना हमारा आंसर। फिर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं जो एलिमेंट एक जैसे हो वही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक जैसे कौन से मेंबर है, 2 एंड 3 जो है वो एक जैसे आ रहा है, तो ये आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर a माइनस बी को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप a के मेंबर जो है वो लिख लें यहाँ पर 1 2 एंड 3। ये आ गया हमारे पास a के मेंबर, माइनस b के मेंबर कौन से हैं जी, 2 3 4 एंड 5। ये आ गए b के मेंबर, ठीक है। अब इन मेंबर्स में हमें a में से माइनस करना है ना b को, तो a और b के एक जैसे मेंबर पहले कट कर लें। जैसे 2 है, कट हो गया, 3 भी कट हो गया। अब सेट ए में जितने भी मेंबर्स बच गए वो लिख लेने हैं। सेट ए में सिर्फ 1 बचा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कुछ ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बी सेट के मेंबर भी लिख देते हैं, पहले एक जैसे कट करके बी सेट के मेंबर भी लिख देते हैं। ये चीज़ यहाँ की जाएगी, माइनस में नहीं की जाएगी। माइनस का मतलब है कि ए सेट में से बी को माइनस कर लेना। अगर बी में से ए माइनस करना होता तो हम सिर्फ 4 एंड 5 लिखते, क्योंकि पहले बी आ रहा होता तो हमारे पास जो पहला सेट बनता वो भी यही बनता, और पहले सेट में 4 एंड 5 बचते, ठीक है। दोनों सेट के जो बचे हुए मेंबर है वो इसमें लिखे जाते हैं। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन इसके लिए करूँ, 1 2 एंड 3, ये आ गया सेट ए, डिफरेंस का साइन लगा दिया, एंड 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब अगर इनका डिफरेंस लिखना है ना, तो पहले एक जैसे मेंबर्स को हमने कट कर देना है, और फिर जो ओड बच गए हैं ना एलिमेंट्स वो लिख लेना है, 1 4 एंड 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उस सेट को यू में से माइनस कर देना, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अगर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता तो हम यू सेट में से माइनस कर देते बी को, लेकिन जैसे कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम सबसे पहले यू सेट लिख लेंगे। यू सेट क्या कह रहा है, 1 2 3 10 तक, माइनस ए सेट जो है वो क्या था, 1 2 एंड 3। ये आ गया हमारा ए सेट। अब माइनस कैसे की जाती है, एक जैसे मेंबर कट कर दो, 1 भी कट हो गया, 2 भी कट हो गया, 3 भी कट हो गया, यहाँ पर भी ऐसे ही 1 2 3 कट हो गए। अब इसके पास जो मेंबर्स बचे वो लिखने, यहाँ पर यहाँ वाले मेंबर्स नहीं लिखने, यहाँ वाले मेंबर्स लिखने, क्योंकि अगेन इट इज़ माइनस। तो पहले सेट के पास हमारे पास क्या बचा है, 4 5 6 7 8 9 10, एंड दिस इज द आंसर। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, माइनस, इंटरसेक्शन, यूनियन निकालना आ गया होगा। अब कुछ और टाइप्स हैं जो कि इसकी बुनियाद पे बनी। अब जो टाइप्स हैं वो ये डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हम उन दो सेट्स को कहते हैं जिनका एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे सेट ए है 1 3 5 और सेट बी है 2 4 6। तो देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक जैसा हो, जो कॉमन हो। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों सेट्स की जब भी इंटरसेक्शन की जाएगी, इंटरसेक्शन करवाना सिखाई थी कि एक जैसे मेंबर्स लिखना, ठीक है। तो जब भी इनकी इंटरसेक्शन की जाएगी तो आंसर जो होगा वो नल आएगा, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं। ओवरलैपिंग सेट हम कहते हैं जब दो सेट्स का एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो एक जैसा हो। जैसे ए है 1 2 3 4 और दूसरा है 2 4 6 8, तो इनका कौन सा एलिमेंट एक जैसा है, 2 है और 4 है, ये दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं।
तो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। तो कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर कॉमन होना चाहिए, लेकिन सारे एलिमेंट्स कॉमन नहीं नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि उनकी जो वो ए जो सेट है वो बी का सबसेट बन जाए, या फिर बी सेट ए का सबसेट बन जाए। नहीं, ना ए बी का सबसेट बने, ना बी ए का सबसेट बने, जस्ट उनके एक या दो एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। तो ऐसे सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स के, ऐसे सेट्स की जब इंटरसेक्शन करवाई जाएगी तो वो नल सेट नहीं आएगी। एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं कि ऐसे दो सेट्स जब उनकी यूनियन करवाई जाए, यूनियन यानी जब उनको मिला के लिखा जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाए। जैसे कि ये सेट ए है, ये बी है एंड ये यू सेट है। अब अगर ए और बी की मैं यूनियन करवाऊं, इन दोनों सेट्स की यूनियन करवाऊं, यूनियन का मतलब होता है मिलाकर लिखना, जिसमें सबसे पहले हम ए सेट लिख लेते हैं पूरा, 1 2 3 5। अच्छा, सेट बी को लिखते हैं। सेट बी का 1 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यही आ गई इनकी यूनियन, ए यूनियन बी जो है वो ये आ गई। ओ सॉरी, यहाँ पर 4 भी है, 1 2 3 4, एंड सेट बी में जो है वो 5 है। ओके, तो अब ये सेट 1 2 3 4 5 यूनियन सेट का आंसर है। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट एक अलग सेट था जिसके मेंबर वही हैं जो इन दो सेट्स के यूनियन के थे। तो ऐसे दो सेट्स को हम एग्जॉस्टिव सेट कहेंगे, जिनका यूनियन करवाएं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। सेल किसे कहते हैं? सेल उन सेट्स को कहते हैं जो दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट भी हो। डिसजॉइंट यानी उनके कोई मेंबर एक जैसे ना हो और दूसरे एग्जॉस्टिव सेट हो, यानी उन दो ऑपोजिट सेट्स की जब यूनियन करवाएं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। ठीक है, तो जब भी दो सेट डिसजॉइंट भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो तो उनको हम सेल्स कहते हैं। अब ये कुछ लॉज हैं जो कि सेट्स के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, इनको देख लें। ये ना डायरेक्टली एज इट इज लॉज आते हैं, तो इनके नाम होते हैं लॉज के, वो भी एक दफ़ा देख लें। आइडेंटिटी लॉज, अकॉर्डिंग टू दिस ए यूनियन फाई, फाई पढ़ते हैं इसको, लेकिन एम्पटी सेट के लिए यूज़ होता है कि जब भी हम किसी भी सेट की एम्पटी सेट के साथ यूनियन करवाएंगे तो वो सेट ए के इक्वल आएगी। मैं किसी भी एक को प्रूव करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे सेट ए के आप कोई भी मेंबर ले लें, जैसे ए है, बी है, ये सेट हमारे पास आ गया ए। खाली सेट तो खाली रहता है। तो कह रहा है कि अगर हम ए की यूनियन करवाएं एक खाली सेट के साथ, तो ए सेट क्या है? ए एंड बी, बीच में लगा दिया यूनियन, और खाली सेट तो खाली रहेगा। जब आप इनकी यूनियन करवाएंगे तो एक साथ मिलाकर लिखोगे तो यही सेम आंसर आएगा, ए एंड बी, जो कि ए का था। तो कह रहे हैं जब भी आप ए की यूनियन करवाओगे खाली सेट के साथ, आंसर भी ए आएगा। जब ए की यूनियन करवाओगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर भी यूनिवर्सल सेट आएगा। ए की इंटरसेक्शन करवाओगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर ए सेट के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ लाज हैं। फिर इन आइडेम्पोटेंट लाज आते हैं। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लाज में यह है कि ए की यूनियन ए के साथ करवाओगे तो ए ही आंसर आएगा, और ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करवाओगे तो भी ए आंसर आएगा। ठीक है, अब हम ना इसकी एग्जाम्पल लेकर कर लेते हैं। जैसे ए सेट हमने ले लिया, ए बी, अब इसकी यूनियन करवाते हैं ए से ही, यानी सेम। अब यूनियन का मतलब होता है एक जैसे मेंबर्स को, दोनों के मेंबर्स को एक साथ लिखना। तो दोनों के मेंबर्स हम अगर एक साथ लिखेंगे तो यही आंसर आएगा। दूसरे के मेंबर हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सेम हो जाएंगे। तो यही सेम आंसर आ गया जो ए का था। इसी तरीके से इंटरसेक्शन करवाओगे तो एक जैसे मेंबर कौन से हैं? यही दो हैं। तो ये कहलाता है आइडेम्पोटेंट लाज। फिर लाज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट है, इनको भी देख लें कि जब भी आप ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल के फिर उसकी यूनियन करवाओगे ए के साथ तो आंसर यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर का भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए आंसर आएगा। तो ये चार लाज इसके आ गए। लास्ट में आता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसको वेरीफाई भी करवाया जाता है कोचिंग्स में, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। एमसीक्यूज में डी मॉर्गन्स लॉ एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज आप देख लें कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ बीच में यूनियन आ रहा है तो इधर आके इंटरसेक्शन हो गया, और यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन होगा तो इधर यूनियन होगा। तो ये कुछ लाज थे। अब यहाँ पर आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहले आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव का वर्ड जब भी यूज होता है तो दो सेट्स की ही बात होती है। तो यहाँ पर एक सेट ए है, दूसरा बी है। कह रहा है जब हम उनकी यूनियन करवाएंगे तो वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और अगर यूनियन की बजाय हम इंटरसेक्शन लगा दें तो फिर ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव का वर्ड जब भी यूज होता है तो तीन सेट्स की बात आती है, ए बी एंड सी।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को इस तरीके से लिखेंगे और इंटरसेक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम आ गया ना, अब यहाँ पर यूनियन भी यूज होगी, इंटरसेक्शन भी होगी, साइमल्टेनियसली यूज होंगे। लेकिन यहाँ देखना है कि ओवर किसके ऊपर हो रही है, ठीक है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट में जिसके लिए ओवर का वर्ड यूज हुआ है, इंटरसेक्शन के लिए हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन है तो ब्रैकेट के अंदर बीच में यूनियन आएगी और इस साइड बीच में यूनियन आ रही है, ठीक है। इसको हम प्रूव भी करें तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन प्रूव करने वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज में नहीं आते। तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड होता है। आपने यहाँ पर फोकस किस चीज़ का करना है कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, नेगेटिव और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखना है, ठीक है। और फिर जो हमने लाज पढ़े थे ना, उन लाज को वेरीफाई तो नहीं किया जाता लेकिन वो लाज पूछे जाते हैं एज इट इज, तो उन लाज को भी देख लेना है। फिर जो अभी हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया तो प्रॉपर्टीज को भी देख लेना है, और टाइप्स की डेफिनेशन विद एन एग्जांपल आपको आनी चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चंस लाजमी लाजमी आते हैं, आईबीए के टेस्ट में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन को टच किया गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस को पढ़ लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।